हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हिमांशु क्लासेस। दोस्तों, बीपीएससी ने हेड टीचर एग्जामिनेशन यानी प्रधान शिक्षक परीक्षा के सिलेबस में बदलाव किया है। लेकिन किस सिलेबस में बदलाव किया है? जीएस सिलेबस में बदलाव किया है। डीएलएड सिलेबस में बीपीएससी ने कोई बदलाव नहीं किया है, वो यथावत है। और इसके अंतर्गत मैंने अपने चैनल के द्वारा आपको पूरा डीएलएड की तैयारी करवा चुका हूँ, जो बीपीएससी ने सिलेबस इस एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड किया है। दोस्तों, अब मैं इसका प्रैक्टिस सेट आपके बीच में लगातार लेकर के उपस्थित हो रहा हूँ। पिछले 4 प्रैक्टिस सेट में जो भी क्वेश्चन मैंने आपके बीच में रखे हैं, वो भी सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आज फिर मैं एक प्रैक्टिस सेट लेकर के उपस्थित हूँ, और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 है। दोस्तों, इसके पहले वाले अगर 4 प्रैक्टिस सेट को आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जहां से जा करके आप इन प्रैक्टिस सेट वाले वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, ये प्रैक्टिस सेट नंबर 5 में जो क्वेश्चंस मैं आपके बीच में लेकर के आया हूं, वो सभी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको इस प्रैक्टिस सेट के द्वारा अपना प्रैक्टिस करना चाहिए, अपना लेवल देखना चाहिए कि मैं कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत, कितना और आवश्यकता है। आप अपना स्कोर मेरे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। उसको देख करके मैं बताऊंगा कि आपको कितनी और तैयारी की ज़रूरत है। तो चलिए एक एक क्वेश्चन को यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाला इस तरह के अनेकों वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखते हैं। दोस्तों, हेड टीचर एग्जाम के डीएलएड सिलेबस में इस 5वें प्रैक्टिस सेट का जो पहला क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं। उक्त कथन किसका है? मैकडूगल का, हरलॉक का, वाटसन का या क्रो एंड क्रो का? दोस्तों, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी है, क्रो एंड क्रो का। क्वेश्चन नंबर 2 है कि भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया? चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग। अब देखिए, एक कमेंट आया था आपका, उन्होंने लिखा था कि क्या चॉम्स्की, वाइगोत्स्की इन सब से भी क्वेश्चन आएगा? देखिए, जहाँ पर ऐसा आया कि विकास के सिद्धांत से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाएगा तो किसने दिया, तो ये तो जिसने भी दिया उसका नाम आएगा। इसलिए इस आधार पर एक क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जैसे भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया, अगर इसमें चॉम्स्की, वाइगोत्स्की, जीन पियाजे, कोहलबर्ग में से तो कोई एक हो सकता है। तो ये नहीं सोचना है कि अगर मुझे इतना पढ़ने के लिए दिया गया है तो इसी से क्वेश्चन आएंगे। नहीं, अगर जो आपका सिलेबस में बाकी चीज़ें हैं उससे रिलेटेड अगर कोई कथन कहा है तो उसका नाम आएगा। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, चॉम्स्की। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी किसने कहा? देखिए, ये क्वेश्चन मैंने आपसे पहले भी पूछा है, जब मैं पूरा डीएलएड सिलेबस को कंप्लीट कर रहा था, उस समय भी ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा था। इसका जवाब ऑप्शन पहले देख लेते हैं, मैकडूगल, वाटसन, हरलॉक या क्रो एंड क्रो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, क्रो एंड क्रो, यानी 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी क्रो एंड क्रो ने कहा है। उसके बाद है कि बाल विकास में अध्ययन किया जाता है गर्भावस्था से बाल्यावस्था, गर्भावस्था से किशोरावस्था, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक, बाल्यावस्था से किशोरावस्था तक। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक। अब है देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर क्या है? अध्ययन पद्धतियों में अंतर, क्षेत्र में अंतर, कार्य में अंतर, सत्ता में अंतर। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर बी, क्षेत्र में अंतर। यानी बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में जो प्रमुख अंतर है वो उसके क्षेत्र में अंतर है। अब है क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण का सिद्धांत, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत या निरंतरता का सिद्धांत? तो देखिए क्या है क्वेश्चन कि बाल विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है,
निरंतरता का सिद्धांत। अब आगे बढ़ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों कि बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र हैं केवल शैशवावस्था की विशेषता का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषता का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषता का अध्ययन, या गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। अब देखिए यहाँ पर बाल विकास और बाल मनोविज्ञान में अंतर है। अब वहाँ पर हम लोगों ने बाल विकास की बात की थी तो गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक की बात की थी, लेकिन जब बाल मनोविज्ञान की बात हो रही है तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं मस्तिष्क का वह भाग जो भाषाई विकास के साथ कार्य करता है, बच्चे के वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच में अंतर। ध्यान दीजिए, क्या हम लोग बात कर रहे हैं विकास के निकटस्थ क्षेत्र। भाषा में प्रवाह जो बच्चे जो हैं किशोरावस्था में पहुंचने पर अर्जित करते हैं। उसके बाद है दो बच्चों के बीच में भाषा अर्जन की निपुणता में अंत। तो ये जो है क्वेश्चन, इसका जो यहाँ पर अंत की जगह अंतर कर लें, निपुणता में अंतर, तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी है, बच्चे की वास्तविक विकास तथा किसी दूसरे की सहायता से कर सकने वाले काम के बीच में अंतर को विकास का निकटस्थ क्षेत्र कहते हैं। नंबर 9 है कि सुश्री सुधा अपनी कक्षा में बच्चों को प्राथमिकता देती हैं। वह सुनिश्चित करती हैं कि उन्हें अपने बच्चों से अंतःक्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर मिले। वह अपने विद्यार्थियों की आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखती है। सुश्री सुधा किस सिद्धांत का अनुसरण करती है। अब देख लीजिए यहाँ पर क्वेश्चन को एक बार फिर से हम लोग बारीकी से ध्यान देते हैं। सुश्री सुधा जो है कक्षा में क्या करती हैं, बच्चों को प्राथमिकता देती हैं, सुनिश्चित करती हैं कि बच्चों से अंतःक्रिया करने के अधिक से अधिक अवसर मिले, उनके विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर ध्यान भी देती हैं। तो पूरी तरह से ये बच्चों को ध्यान में रख करके कार्य करती है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, प्रेरणा का सिद्धांत, बाल केंद्रित अधिगम का सिद्धांत या अनुकरण का सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बाल केंद्रित अधिगम का सिद्धांत। अब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों कि भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि, ध्यान दीजिए, भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत समर्थन करता है कि भाषा व्यक्ति की स्वाभाविक जन्मजात क्षमता है, पुरस्कार तथा दंड के द्वारा सीखी जाती है, समाज में अंतःक्रिया के द्वारा सीखी जाती है, बच्चे के बोलने शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है। अब देखिए क्या है भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। अब बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसमें क्या हो सकता है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, बच्चे के बोलना शुरू करने से पहले संकल्पना की समझ पर निर्भर करती है भाषा विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत। नंबर 11 है कि भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भाषा अधिगम सामाजिक अधिगम है, रचनावाद, श्रव्य भाषावाद, प्राकृतिक उपागम या संप्रेषणात्मक उपागम। दोस्तों इसका सही जो जवाब होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर ए, रचनावाद। यानी भाषा अधिगम का कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि भाषा अधिगम सामाजिक अधिगम है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत कहता है कि विकास का स्रोत व्यक्ति के बजाय परिवेश में है, व्यवहारवाद, सहजात्यवाद, संप्रेषणात्मक भाषा शिक्षण या सामाजिक रचनावाद। तो यहाँ जो सही जवाब होगा वो ऑप्शन नंबर डी होगा, सामाजिक रचनावाद। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मानव विकास और बुद्धि को समझना एक शिक्षक को सक्षम बनाता है। अब यहाँ पर आप ऑप्शन देख रहे हैं, शिक्षण के दौरान शिक्षार्थी की भावनाओं पर नियंत्रण रखने में, विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, छात्रों को बताइए कि वे अपने जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं, एक निष्पक्ष तरीके से उन्हें शिक्षण का अभ्यास करवाना। दोस्तों इसका जो सही जवाब होगा कि विविध शिक्षार्थियों को पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना, ये है मानव विकास और बुद्धि के समझने का एक शिक्षक को जो सक्षम बनाता है कि जितने भी शिक्षार्थी हैं उनको पढ़ाने के बारे में स्पष्ट रहना कि किस तरह से इन्हें पढ़ाना है, क्या क्या पाठ पढ़ाने हैं, किस तरह के बच्चों को पढ़ानी है।
तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नंबर 14 है कि याद रखने, समस्या समाधान और निर्णय लेने सहित विचार प्रक्रियाओं के निर्माण से संबंधित अध्ययन के क्षेत्र को कहा जाता है। ये खाली जगह है, इसमें क्या होगा, कहा जाता है। अब देखिए क्या है, याद रखने, समस्या समाधान और निर्णय लेने की क्षमता के साथ साथ जब विचार प्रक्रियाओं का निर्माण हो जाए तो इससे संबंधित जो अध्ययन का क्षेत्र है वो है ऑप्शन नंबर डी, संज्ञानात्मक विकास। नंबर 15 है कि कहा जाता है कि विकास एक कभी न खत्म होने वाली प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन इसे परिभाषित करता है। सहभागिता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, निरंतरता का सिद्धांत या परस्परता का सिद्धांत। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, निरंतरता का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है। समीप, दूराभिमुख का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, वृद्धि और विकास की दर एक समान होती है। तो दोस्तों वृद्धि और विकास का सिद्धांत नहीं है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, वृद्धि और विकास का दर एक समान होती है। ये इसके सिद्धांत के अंतर्गत नहीं आता, किसके, वृद्धि और विकास के, बाकी ये तीनों होंगे। अब ये प्रश्न उठता है कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत है क्या क्या, ये मैं आपको बता दूं। तो देखिए ये है कि वृद्धि और विकास का सिद्धांत जो है वो है निरंतरता का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास दर में एकरूपता का अभाव का सिद्धांत, व्यक्तिगत भिन्नता का सिद्धांत, एकरूपता का सिद्धांत, सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ने का सिद्धांत, आनुवांशिकता और पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतर संबंध का सिद्धांत, मस्तकोन्मुखी का सिद्धांत, समीप, आप नोट करते जाएंगे, समीप दूराभिमुख का सिद्धांत, पूर्वानुमान का सिद्धांत, सर्पिल बनाम रैखिक उन्नति का सिद्धांत और परिपक्वता और अधिगम संघ का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 17 है कि आनुवांशिक विन्यास के पूर्व निर्धारित रूप से प्रकट होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अनुकूलन, अधिगम, समाजीकरण या परिपक्वता। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा, परिपक्वता। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18 है कि परिपक्वता क्या है, यानी परिपक्वता एक है मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया, मानसिक प्रक्रिया, अधिगम प्रक्रिया या जैविक प्रक्रिया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, जैविक प्रक्रिया। क्वेश्चन नंबर 19 है कि बच्चे की वृद्धि और विकास का अध्ययन करने की सर्वोत्तम विधि कौन सी है। मनोवैज्ञानिक विधि, तुलनात्मक विधि, विकासात्मक विधि या सांख्यिकीय विधि। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी होगा, और वो क्या है, वो है तुलनात्मक विधि। 19 का सही जवाब बी हो गया। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 20। कहता है कि यह कथन किसका है, विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। हरलॉक, स्किनर, कुप्पुस्वामी या गैरिसन। तो इसका जो सही जवाब है वह क्या है, वह है ऑप्शन नंबर बी, स्किनर। यानी स्किनर का ये कथन है कि विकास प्रक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि शक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 21 है कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। यह परिभाषा किसकी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ध्यान दीजिए क्या बातें कही गई हैं कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिक्रिया विशिष्ट बनने से पूर्व सामान्य प्रकार की होती है। यह परिभाषा किसकी है, हरलॉक, वुडवर्थ, फ्रायड या प्लेटो। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, हरलॉक। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है कि विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य की संपूर्णता प्रदान करते हैं। ये कथन किसके द्वारा कहा गया है, कुप्पुस्वामी का, फिशर का, एरिक्सन का या मन का। अब क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि मन की धारणा में उन सभी तथ्यों का समावेश किया गया है जो मनुष्य को संपूर्णता प्रदान करते हैं। निम्न कथन किसके द्वारा दिया गया है। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, एरिक्सन। एरिक्सन ने कहा है कि विकास की धारणा में उन सभी तत्वों का समावेश किया जाता है जो मनुष्य के संपूर्णता
प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, विकास एक सतत और धीमी प्रक्रिया है, यह किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी होगा, स्किनर। ना कोलेस्निक, ना पियाजे, ना हरलॉक। सही जवाब स्किनर होगा। क्वेश्चन नंबर 24 है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती है। उक्त कथन किसका है? पियाजे, स्किनर, जॉन डीवी या हरलॉक। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, हरलॉक। नंबर 25 है कि बालक मुख्य रंगों की पहचान कर लेता है 5 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष या 4 वर्ष। दोस्तों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। बालक मुख्य रंगों की पहचान जब शुरू करता है, वो जो एज है वो है 5 वर्ष से। 5 वर्ष से बच्चा जो है रंगों की पहचान करना शुरू कर देता है, मुख्य रंगों की। अब क्वेश्चन नंबर 26 है, ए बायोग्राफिकल स्केच ऑफ इन्फेंट किसने लिखी है? प्रियर, सेन, डार्विन या स्टर्न। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, डार्विन। क्वेश्चन नंबर 27 दोस्तों, पियाजे तथा वाइगोत्स्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम है क्या? एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में जो अधिगम होता है वो क्या है? ऑप्शन ए है कि शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा शिक्षार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सृजित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है कि किसके अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है? ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? बालक का विकास आनुवांशिकता और वातावरण का गुणनफल होता है। वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड या थॉर्नडाइक। तो इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, वुडवर्थ। वुडवर्थ के अनुसार बालक का विकास आनुवांशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण गतिविधि बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बनाती है? पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान, निर्देश। दोस्तों ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि कौन सी गतिविधि जो है वो बच्चों को सीखने के लिए सक्षम बना देती है? पुरस्कार, संवाद, व्याख्यान या निर्देश। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हुआ, संवाद। नंबर 30, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता अवबोधन और अवधानात्मक प्रक्रिया से, उसके सामाजिक संदर्भ से, पुनर्बलन से, व्यवहार में मापने योग्य परिवर्तन से। अब सीखने का वो पृथक नहीं किया जा सकता, तो इसका जो सही जवाब है उसके सामाजिक संदर्भ से, ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हुआ। 31 है कि भौतिक, संज्ञानात्मक, सामाजिक और भावनात्मक जैसे विकास के डोमेन निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में विकसित किए जाते हैं? अब आप ऑप्शन देख रहे हैं, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एकीकृत और समग्र। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो 32 है कि निम्न में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि शरीर के विभिन्न अंग विकास के विभिन्न चरणों में भिन्न भिन्न दरों से विकसित होते हैं? विकास एक आयामी होता है, विकास एक दिशीय होता है, विकास एक असतत प्रक्रिया है, और ऑप्शन डी है विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षागामी होता है। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, विकास की दिशा अधोगामी एवं शीर्षगामी होती है। अब क्वेश्चन नंबर 33 क्या है? क्वेश्चन नंबर 33 है कि विकास के सिद्धांतों में से एक यह है कि विकास के स्वरूप में प्रसन्नता विभिन्न अवधियों में भिन्न भिन्न होती है। इस सिद्धांत के अनुसार सामान्य जीवन का प्रथम वर्ष सबसे आनंदित अवधि है, यौवन जीवन की सबसे आनंदित अवधि है, और प्रथम वर्ष भी जीवन की सबसे आनंदित अवधि है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन देखिए, सिद्धांत जो है विकास के स्वरूप में प्रसन्नता विभिन्न अवधियों में जो होती है अलग अलग, तो यौवन जीवन की सबसे अप्रसन्न अवधि है, जीवन का प्रथम वर्ष सबसे आनंदित अवधि है, और यौवन जीवन के सबसे अप्रसन्न अवधि है। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। 34 क्या है? 34 है कि संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है बुद्धि का विकास, बच्चे का विकास,
कौशल का विकास या व्यक्तिगत विकास। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए होगा। नंबर 35 है कि 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वो क्या विकसित कर रही है? नियमों के प्रति घृणा, स्वायत्तता, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन या परिपक्वता। तो इसका जो सही जवाब है ना दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी, स्वायत्तता। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 है विकास खाली जगह है एक आयामी, एक दिशाई, विकास में बदलाव किया जा सकता है, विकास अनुवांशिकता द्वारा पूर्ण रूप से पूर्व निर्धारित है या इनमें से कोई नहीं, एक से अधिक। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, विकास में बदलाव किया जा सकता है। देख लेते हैं। देखिए, विकास में गुणात्मक और प्रगतिशील परिवर्तनों की एक श्रृंखला शामिल है। विकास को किसी व्यक्ति की संरचना, विचार या व्यवहार में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है, जो जैविक और पर्यावरणीय दोनों प्रभावों के एक कार्य के रूप में होता है। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन है कि मानव वृद्धि और विकास के सिद्धांत है। अब देखिए ऑप्शन क्या है। विकास जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, निरंतरता का सिद्धांत, विकास परिवर्तनीय है, विकास एक स्वरूप का अनुसरण करता है, आनुवांशिकता और पर्यावरण का उत्पाद है, मानव वृद्धि और विकास का सिद्धांत। तो इसका जो सही जवाब है नंबर ई इसका सही जवाब है। यानी इसके अंतर्गत ए, बी, सी, डी ये सभी विकास, वृद्धि और विकास के सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। अधिकांश बच्चे किस आयु में पहला सार्थक शब्द बोलते हैं? 3 महीने, 6 महीने, 35 से 40 महीने या 10 से 13 महीने। दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी 10 से 13 महीने जो हैं वो अधिकांश बच्चे इस एज में आकर के पहला सार्थक शब्द बोलते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 39 है कि पर्यावरण के अनुकूल संरचना, कार्य या व्यवहार में किसी जीव का संशोधन खाली जगह कहलाता है। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है? पर्यावरण के अनुकूल संरचना, कार्य या व्यवहार में किसी जीव का संशोधन मूल्यांकन कहलाता है, परिस्थितिकी कहलाता है, अनुकूलन कहलाता है या आनुवांशिकता कहलाता है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अनुकूलन। यानी पर्यावरण के अनुकूलन संरचना, कार्य का व्यवहार में किसी जीव का संशोधन क्या कहलाएगा? अनुकूलन कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है कि निम्नलिखित में से कौन एक निश्चित समय में व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है? उनके अनुभव, प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया, विरासत में मिली क्षमताएं, व्यक्ति पर सामाजिक दबाव। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर बी है, प्रकृति और पोषण की अंतःक्रिया जो है एक निश्चित समय में व्यक्ति के विकास को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 41 है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक सृजनात्मक बालक की विशेषता नहीं है? मौलिकता, विस्तार, नवीनता या शुद्धता। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, शुद्धता। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। 42 है कि सृजनात्मकता की पहचान का प्रमुख लक्षण क्या है? अवसारी चिंतन, अति सक्रियता, असतर्कता या कम परिज्ञानता या बोध गम्यता। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अवसारी चिंतन। सृजनात्मकता की पहचान का जो प्रमुख लक्षण आपको अगर क्वेश्चन आएगा तो सीधे सीधे आपका जवाब जो होगा वो अवसारी चिंतन होगा। अब है क्वेश्चन नंबर 43, वो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिन्हें एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया है जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं? रचनात्मकता समस्या दृष्टिकोण, रचनात्मक व्यक्ति दृष्टिकोण, रचनात्मक उत्पाद दृष्टिकोण या रचनात्मक प्रक्रिया दृष्टिकोण। ध्यान दीजिए, क्वेश्चन क्या है कि कौन जो है वो उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिन्हें एक मनोवैज्ञानिक द्वारा पहचाना गया है जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं। तो इसका जो सही जवाब है वो क्या है मैं बता रहा हूँ। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए होगा, रचनात्मकता समस्या दृष्टिकोण। क्वेश्चन क्या था? उन महत्वपूर्ण कारकों में से एक नहीं है जिन्हें एक मनोवैज्ञानिकों द्वारा पहचाना गया है जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं।
अब देखिए बाकी जो 3 आप देख रहे हैं, रचनात्मक व्यक्ति दृष्टिकोण, रचनात्मक उत्पाद दृष्टिकोण, रचनात्मक प्रक्रिया दृष्टिकोण, तो दोस्तों ये जो है ये मनोवैज्ञानिकों द्वारा पहचाना गया है जो रचनात्मकता को प्रभावित करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है। सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए कामों का एक नया परिणाम होता है। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए। क्या है? कौन सा कथन सही नहीं है? अब देखिए सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है, ये तो गलत बात है ना। सृजनशीलता किसी भी कला में मौलिकता होती है, तो ये भी सही है। अब देखिए ऑप्शन ए भी सही है, बी नहीं होगा। सृजनशीलता किसी पूरा किए गए काम का एक नया परिणाम होता है, ये भी होगा। सृजनशीलता में समाज या किसी समूह के लिए उपयोगिता होनी चाहिए, ये भी सही है। तो ये जो है कि सृजनशीलता के लिए चिंतन आवश्यक नहीं है। बताइए बिना चिंतन के सृजनशीलता संभव नहीं हो सकती, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा। नंबर 45 है दोस्तों कि सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता, उसे क्या कहते हैं? ध्यान दीजिए, सृजनात्मक समस्या समाधान की वह अवस्था है जिसमें व्यक्ति असंगत सूचनाओं पर ध्यान नहीं देता है, उसे कहते हैं। अब ऑप्शन के अनुसार बात करते हैं। देखिए प्रबोधन, उद्भवन, आयोजन या अनुवादन, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, उद्भवन। 46 है कि जूही हमेशा समस्या के एकाधिक समाधानों के बारे में सोचती है। इनमें से काफ़ी समस्या मौलिक होते हैं। जूही किन गुणों का प्रदर्शन कर रही है? सृजनात्मक विचारक, अभिसारिक विचारक, अनम्य विचारक या आत्म केंद्रित विचारक? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सृजनात्मक विचारक। अब देखिए क्या है कि सृजनात्मक विचारक क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। सृजनात्मकता एक छात्र की क्षमता है जो कुछ नया बनाता है और नए विचारों को प्रस्तुत करता है। सृजनात्मक छात्रों में नए और सार्थक विचारों को बनाने के लिए कल्पना और महत्वपूर्ण तर्क का उपयोग करने की क्षमता होती है। सृजनात्मक छात्रों में कुछ बनाने या उत्पन्न करने की क्षमता होती है। तो ये आपने समझ लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि किसी सृजनशील बच्चे में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? समस्या समाधान के प्रति दृढ़ उपागम, रटकर याद करने की योग्यता, दिए गए नियमों और मानकों के प्रति समानुरूपता, मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। तो दोस्तों किसी सृजनशील बच्चे में जो गुण होता है, जो विशेषता होती है, वो है मौलिक विचार और अभिव्यक्ति। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मकता की ओर ले जाता है? सांवेगिक चिंतन, अभिसारी चिंतन, अपसारी चिंतन या अहमवादी चिंतन? दोस्तों जहाँ भी आप सृजनात्मकता देखें तो वहाँ पर जो ले जाए किस ओर ले जाता है, तो उस जगह पर आप अभिसारी चिंतन को टिक आउट करें। 49 है कि इनमें से कौन सा शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका होगा? यह देखते हुए कि बच्चा टीम के कार्यों में साथियों के साथ कैसे अंतःक्रिया करता है, मानकीकृत बुद्धिमत्ता परीक्षणों के प्रभाव में लाना, वस्तुनिष्ठ परीक्षा देना, या जब वह समस्याओं को हल करती है तो बच्चे का विस्तृत अवलोकन करना। तो शिक्षक द्वारा रचनात्मक बच्चे की पहचान करने का सबसे प्रभावी तरीका जो यहाँ है वह है ऑप्शन नंबर डी, जब वह समस्याओं का हल करती है या करता है, जो भी है, तो बच्चों का विस्तृत अवलोकन करना। ये 49 का ऑप्शन डी जो है वो सही जवाब हुआ। क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में रचनात्मक शिक्षार्थियों को कैसे प्रोत्साहित कर सकता है? अभिसारी सोच पर जोर देके, अपमानजनक सोच को हतोत्साहित करके, कई दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों की सराहना करके। वहीं ऑप्शन डी है कि जोखिम लेके और चुनौतियों का सामना करके छात्रों को हतोत्साहित करके।
अब इसका जो सही जवाब है कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में रचनात्मक शिक्षार्थियों को कैसे प्रोत्साहित करता है, वो है ऑप्शन नंबर डी, कई दृष्टिकोणों को प्रोत्साहित करके और मूल विचारों की सराहना करके। अब आ जाते हैं 51 क्वेश्चन, जो आज का अंतिम क्वेश्चन होगा दोस्तों, और बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे 50 क्वेश्चन का मैं MCQ आपके बीच में रखने जा रहा था, लेकिन मैं ये सोचा कि अगले सेट में इस क्वेश्चन को रखने से अच्छा है कि इस सेट में ही इस क्वेश्चन को पूरा किया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन सा समूह सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है? बारंबारता, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। प्रवाह, व्यवहार्यता, मौलिकता, विस्तारण। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, साकार्यता। प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता, विस्तारण। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। कौन सा समूह? तो यही प्रवाह, लचीलापन, मौलिकता और विस्तारण, ये जो है वो सृजनात्मकता के तत्वों के संबंध में सही है। ये सृजनात्मकता के तत्व है, ये इसका सही जवाब होगा। तो दोस्तों यह था प्रैक्टिस सेट नंबर 5 का MCQ। आपने ज़रूर ध्यान दिया होगा, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसकी तैयारी बहुत ज़रूरी है, आपको करनी चाहिए। आपने अगर इसका स्कोर किया होगा तो उम्मीद है आपको आपका जो स्कोर होगा वो बहुत ही बेहतर होगा। अगर नहीं है तो आपको अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है। दोस्तों अगले वीडियो तक जय हिंद।